हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बताने जा रहे हैं कक्षा 7 JCERT बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का भूगोल विषय का अध्याय 5 जो कि है जलमंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो किताब में लिखा गया है। ठीक ना, पहले थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा। तो लिखा है इसमें कि गर्मी की दोपहर में अचानक हुई बारिश से प्रशंसा बहुत खुश थी। ठीक है, क्यों खुश थी? कि शाम के समय खेल के मैदान में बने गड्ढे में नाव चलाएगी, और इसीलिए वह बहुत खुश थी प्रशंसा की शाम में जब जाएंगे खेत में, वहाँ पे गड्ढे में पानी भर जाएगा तो वहाँ नाव चलाएंगे। उसने अपने मित्र संजना को भी बुला लिया। दोनों ने मिलकर कागज की नावें बनाई और उछलती कूदती चल पड़ी मैदान की ओर। वहां पहुंचकर दोनों ने देखा, क्या देखा? कि गड्ढे में तो पानी ही नहीं है। इतनी जल्दी पानी कहाँ चला गया? तो दोनों ने निश्चय किया क्या कि इस प्रश्न को कल अपने शिक्षक से पूछेगी। तो अगले दिन शिक्षक ने कक्षा में उन्हें जलमंडल के बारे में विस्तार से बताया। जब उन्होंने बताया कि पानी कहाँ गायब हो गया, तो जलमंडल के बारे में बताया कि क्या बताया कि धरातल पर उपस्थित सभी प्रकार की जल राशियों के समूह को जलमंडल कहते हैं। अब समझो जलमंडल किसको बोलते हैं? कि धरातल में जितने भी प्रकार की जल राशि का समूह है, ठीक ना, उसको जलमंडल कहते हैं। क्लियर? मतलब जितना भी जल वाला भाग है, ठीक है, उसको जलमंडल कहते हैं। चाहे वो तालाब हो, नदी हो, समुद्र हो, ठीक ना, महासागर हो, जितने भी जल राशियां हैं सभी को क्या बोलेंगे? जलमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? महासागर आ जाएंगे, हिमनद आ जाएगा, नदी, झील, भूकंपीय जल, वायुमंडलीय जलवाष्प। वायुमंडलीय जलवाष्प भी आ जाएगा। जो वायु में वो जलवाष्प मौजूद है उसमें भी तो पानी है, तो वो भी जलमंडल के अंतर्गत शामिल होगा। ठीक ना, तो जल के स्थान में परिवर्तन होता रहता है। ठीक ना, जलवाष्प आदि शामिल है। जल के स्थान में परिवर्तन होता रहता है। जल हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है, ठीक ना, परिवर्तन होते रहता है, जिसको जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल। ठीक ना, ये लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में, तो चले नहीं पढ़े तो फिर से जान लीजिए क्या होता है जल साइकिल। तो देखो कि पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार होता रहता है। ठीक ना, पृथ्वी पर जो उपस्थित जल है उसका प्रवाह मतलब बहाव उसका, ठीक ना, हमेशा महासागर, वायुमंडल और स्थल। मतलब महासागर मतलब कहाँ? समुद्र। वायुमंडल तो पिछले क्लास में पढ़े किसको बोलते हैं? आकाश वाला भाग को, ठीक ना। और स्थल तो समझ में आ रहा है जहाँ जमीन हो, के बीच होता रहता है। क्या होता रहता है? जल का प्रवाह होता रहता है। इसे ही क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर? और पृथ्वी पर जो जल आज से हजारों वर्ष पूर्व उपस्थित था, ये कहाँ से आ गया? चलो उधर। तो सुनो, तो पृथ्वी पर जो जल आज से हजारों वर्ष पूर्व उपस्थित था वही जल आज भी है। ठीक ना, पृथ्वी पर जो जल मौजूद था हजारों वर्ष पहले वही जल आज भी है। सिर्फ इसका क्या होता है? चक्रण होता है। सिर्फ इसका चक्रण होता रहता है। ठीक है, सूर्य की गर्मी के कारण जल राशियां जलवाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चल जाता है। ठीक ना, जब पानी गर्म हो जाता है तो वाष्पित होकर कहाँ चल जाता है? वायुमंडल में चल जाता है। वहाँ यह जलवाष्प ठंडा होकर संघनित होता है। ठीक ना, वहाँ बता चुके हैं वायुमंडल के चैप्टर में कि वह संघनित होकर ठंडा हो जाता है और वहाँ पे बादल के रूप में ले लेता है और पुनः वर्षा, ओला, हिमपात, ओस के रूप में वापस धरातल पर लौटता है। ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है रूप में वापस धरातल में लौटता है। तो यहाँ पे देखो जल के चक्र के बारे में बताया है, जान लो। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये सागर हो गया, नदी का कोई तालाब हो गया, ठीक ना, कोई भी चीज़ है। ये झील जैसा लग रहा है देखने में पर नहीं, ये नदी है, इधर से आ रहा है। तो ये पहले वाष्पन होता है सूर्य की गर्मी के द्वारा, यहाँ पे फिर बादल बनता है, फिर ये धरती पे आ जाता है और धरती पे महीन छिद्र से फिर वह अंदर चल जाता है जमीन के अंदर, या फिर वह तालाब का रूप ले लेता है। ठीक ना, तालाब में आ जाता है, फिर वह गर्म होता है, फिर आता है, ऐसे साइकिल होते रहता है। इसको बोलते हैं जल चक्र। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट, अब आगे है क्या कि हमारी पृथ्वी, कह रहा है कि हमारी पृथ्वी एक थलसाला की तरह है। अभी थलसाला क्या होता है? थलसाला एक बंद कांच का बर्तन की तरह होता है जिसमें छोटे पौधे रखे जाते हैं। ठीक ना, थलसाला समझ में आ गया कि कांच का बीकर होता है जिसमें पौधे रखे जाता है, इसमें अधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक ना,
तो उसी तरह पृथ्वी भी क्या है, थलशाला की तरह है, इसको भी अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसमें जल जमा होते रहता है, ठीक ना। अब पृथ्वी पर जल का विवरण, चलो जानते हैं पृथ्वी पर जल का विवरण कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, पहले वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया है महासागर में कितना है, 97.3% जल का वितरण, ठीक ना। हिमानी पे 2%, भूमिगत जल कितना है 0.068%, और झीलों का अलवणीय जल मतलब जिसमें नमक ना घुला वो कितना है 0.009%, और स्थल समुद्र और नमकीन झीलें कितना है 0.009%, ये आप देख लीजिएगा। और वायुमंडल में कितना है 0.0019%, नदी पे कितना है 0.001% है, और टोटल कुल कितना हो जाएगा 100% सबको मिला देंगे तो, ठीक ना, क्लियर। तो ये जल का विवरण बताया कि कहाँ पे कितना कितना जल का प्रतिशत है, यहाँ पे बताया है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं जल का विवरण, अच्छे से जानते हैं इसको। तो प्रशंसा और संजना की बात को समझने के लिए शिक्षक ने क्या किया, बच्चों को पृथ्वी पर जल का विवरण के बारे में समझाया कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 2.7% स्वच्छ जल के रूप में है। सिर्फ 2.7% जो है, जो स्वच्छ है, मीठा जल इसको कहते हैं, जिसको हम लोग पीते हैं, उपयोग में लाते हैं, ठीक ना, सिर्फ 2.7% मतलब 2.7% है। और जल का 97.3% भाग लवणीय है, मतलब जिसमें नमक का मिश्रण है, जो इसको हम पी नहीं सकते, उपयोग में नहीं ला सकते हैं, ठीक ना, अशुद्ध जल जिसको कहा जा सकता है एक तरह से, ठीक है, जल के रूप में महासागरों में है, ठीक है। और पृथ्वी पर जल के विवरण को तालिका में प्रदर्शित किया गया है, जो अभी बताया, ठीक ना। इस प्रकार हम पाते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% भाग महासागरों में है। सबसे ज़्यादा जल कहाँ पे है, महासागरों में है, और केवल 3% भाग महाद्वीपों पर है। महाद्वीप मतलब स्थल वाला भाग। कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, ये सब बताया नहीं है, पिछले क्लास में था, ठीक ना। आप लोग देख लीजिएगा कितने महाद्वीप है, आप लोग सर्च कीजिएगा गूगल पे और देखिएगा कितने महाद्वीप है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो कितने महाद्वीप है, जमीन वाला भाग कितना है, उसी को महाद्वीप बोलते हैं। और महाद्वीपीय जल में 2% अंटार्कटिका एवं अन्य ऊंचे पर्वत और हिमनद के रूप में है। मतलब 2% क्या बताया कि 3% महाद्वीप पे है, मतलब जमीन वाला भाग पे, जिसमें से 2% कहाँ है, अंटार्कटिका, ठीक ना। पृथ्वी गोल है, यहाँ पे देखो पृथ्वी गोल है, ठीक ना, है, सबको पता है। तो नीचे वाला भाग को ही अंटार्कटिका कहते हैं, जहाँ पे बर्फ जमा रहता है, ये भी एक महाद्वीप है, ठीक ना। इसमें बर्फ जमा रहता है क्योंकि सूरज की किरण यहाँ पे तिरछा पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे बर्फ जमा ही रहता है, तो यही वाला भाग को अंटार्कटिका बोलते हैं। तो यहीं पे 2% तुम्हारा क्या है, जल है, ठीक ना, जल क्या है, जमा हुआ है बर्फ के रूप में। और फिर ऊंचे पर्वत के माउंट एवरेस्ट का नाम सुने ही होंगे, वहाँ पे भी बर्फ है जमा हुआ, ठीक ना। तो वहीं पे 2% कहाँ, अंटार्कटिका, और ऊंचे पर्वत में हिमनद के रूप में है, मतलब बर्फ के रूप में है, ठीक है। और शेष 1% जल नदी, ठीक ना। आगे चलिए देखते हैं, 1% जल नदी, भूमिगत जल, झील, तालाबों में उपलब्ध है, सिर्फ 1%, जो मनुष्य, पादप व अन्य जीव के उपयोग में आता है। प्रति 1000 ग्राम जल की मात्रा में उपलब्ध लवण की मात्रा को लवणता कहते हैं। कितना, प्रति 1000 ग्राम की जल में उपलब्ध लवण की मात्रा को लवणता कहता है। समुद्री जल की लवणता कितना है, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल है, 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम है, ठीक ना। यहाँ पे एक चार्ट था वो भी देख लेते हैं, इसमें है पृथ्वी पर जल का विवरण। तो जल का विवरण बताया, पूरा भाग जो नीला दिख रहा है ये समुद्र वाला भाग है, महासागर वाला भाग है, देखो नीला कलर का है, ठीक ना। और इसमें से हिमानी कितना है, देखो यहाँ पे केसरिया कत्था कलर का है, देखो हिमानी 2% है, और 1% में तुम्हारा ये सब आ जा रहा है, ठीक ना, सब मिलके एक कलर बना रहा है। यहाँ पे ये नदी, वायुमंडल, झील, समुद्री झील, ठीक ना, नमकीन और झीलों की अलवनीय झलीलों, 1 2 3 4 कलर यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, पर वही कलर है जिसमें से 1% में है, ठीक ना। और 2% में तुम्हारा हिमांत के रूप में है, और बाकी सारा 97.3% तुम्हारा समुद्र में जल के रूप में है, ठीक ना, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं।
तो आगे अब महासागरीय जल की गतियाँ, ठीक है। अब जानते हैं महासागरीय जल की गतियाँ कैसे कैसे गति करती है, ठीक है। तो दूर से देखने पर महासागर का जल शांत और स्थिर प्रतीत होता है, मतलब एकदम स्थिर लगता है दूर से देखने पर वास्तव में ऐसा नहीं है। महासागर का जल भी लगातार गतिशील रहता है, ठीक है। महासागरीय जल में 3 प्रकार की गतियाँ होती है, ठीक ना। 3 प्रकार की गति होती है। एक नंबर में है तरंग, दूसरा है ज्वार भाटा और महासागरीय धारा। तो चलो पहला जानते हैं तरंग, जिसको वेव बोलते हैं इंग्लिश में। तो जानते हैं वेव कैसा होता है। तो देखो महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता और गिरता रहता है, ठीक ना। महासागरीय जगह सतह मतलब जिसमें महासागरीय सतह, ठीक है, आपस में ही उड़ता और गिरता रहता है, जिसे तरंग कहते हैं, ठीक है। तरंगे महासागरीय जल की सतह पर पवन के घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। अभी घर्षण क्या होता है, घर्षण मतलब रगड़ाव, ठीक है। एक तरफ से पवन है और दूसरी तरफ से जल की धारा, ठीक ना। जल आपस में जब रगड़ाता है ऐसे करके, ठीक ना, इधर से जल बह रहा है और इधर से पवन, तो आपस में जब स्किन पे सटता है, ठीक ना, एक दूसरे पे घर्षण होता है तो ये दोलने लगता है, ठीक ना। तो इस तरंग तो दोलने लगता है जिसके कारण तरंग उत्पन्न होता है, ठीक ना। इस तरंगों की गति को दोलनात्मक कहते हैं। दोलनात्मक होती है, डोलता हुआ होता है। तूफान के दौरान तेज पवन चलने के कारण काफी विशाल एवं ऊंचाई वाले तरंग उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। तूफान के समय पवन का स्पीड थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके कारण घर्षण ज्यादा होता है, जिसके कारण उस लहर का, ठीक ना, तरंग का ऊंचाई भी ज्यादा होता है। भूकंप, ज्वालामुखी तथा भूस्खलन के कारण कभी कभी महासागरीय जल का अत्यधिक विस्थापन होता है। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल जाना, ठीक ना। भूस्खलन हो गया तो वहां चल गया, ठीक ना। तो भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी या फिर भूकंप के कारण कभी कभी महासागरीय जल का अत्यधिक विस्थापन हो जाता है, ठीक ना। एक जगह से दूसरी जगह हट जाता है, ठीक है। इसके कारण 15 मीटर की ऊंचाई तक की ज्वारीय तरंगे उड़ती है, जिन्हें ही सुनामी कहते हैं। 15 मीटर की ऊंचाई पे जब उड़ जाएगा तो उसको सुनामी कहा जाता है, ठीक ना। अब जानते हैं सुनामी का तांडव, सुनामी कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे आया था। तो देखो अंग्रेजी भाषा सुनामी, ठीक है ना, टी यहाँ पे पहले दिया हुआ है लेकिन टी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक ना। इसको बोलते हैं सुनामी, टी साइलेंट रहता है। तो यह है सुनामी। जापानी भाषा में 2 शब्द सु और नामी से मिलकर बना है सुनामी। का अर्थ होता है समुद्र तट की ओर आती हुई लहरें। अब तक की सबसे विशाल सुनामी तरंग 150 मीटर ऊंची मापी गई है। कब आया था, दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में। अब तक की सबसे विनाशकारी सुनामी आई थी, जो बहुत ही शक्तिशाली भूकंप जिसकी तीव्रता कितना थी 8.9 से पैदा हुई थी। इस सुनामी के कारण हिंद महासागर के कई द्वीप डूब गए, ठीक ना। बहुत सारे द्वीप थे हिंद महासागर के अगल बगल, जो भी द्वीप थे मतलब जो पानी से घिरा हुआ हो स्थल, उसी को द्वीप बोलते, वो सब भी पानी में समा गया, मतलब डूब गया। और हिंद महासागर के तटीय देशों, हिंद महासागर के तटीय देश में तुम्हारा क्या आ जाएगा, भारत भी आ जाएगा, ठीक ना। तो भारत सहित में लगभग कितना है 2,80,000 लोग मर गए थे, ठीक ना। और भारत के आंध्र प्रदेश क्यों समुद्र तट से सटा हुआ है ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नीचे वाला भाग, इस तरह जो नीचे वाला भाग है यही सब है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यही सब है। साउथ वाला भाग में केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। सन 2007 में सुनामी की लहरें के लिए, ठीक ना, सुनामी से लड़ने के लिए भारत ने चेतावनी तंत्र की विकसित भी की, ठीक ना, चेतावनी तंत्र भी विकसित किया गया। तो यहाँ पे क्या है 2007 में सुनामी की लहर, सॉरी यहाँ पे पढ़ लेते फिर से। 2007 में सुनामी की लहरें के लिए भारत ने अपनी सुनामी पूर्व सूचना तंत्र विकसित किया है, ठीक ना। 2007 में ही सुनामी पूर्व सूचना तंत्र विकसित किया, जिससे सुनामी आने से पहले ही हम लोग को पता चल जाएगा। इससे बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र भी विकसित किया गया है, इससे भूगर्भीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तटवर्ती भागों में वृक्ष लगाकर समुद्र तरंग के वेग को कम किया जाता है। वेग मतलब उसका जो स्पीड होता है, ठीक है ना, समुद्र तरंग का, उसी को वेग कहते हैं, कितना गति से वो जाता है, को कम किया जा सकता है। वृक्ष लगाया आसपास, इसी कारण
तो सुनामी के प्रभाव का चित्र दिया हुआ है 5.4 और चित्र 5.5 में देखा जा सकता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे है समुद्रीय महासागरीय तरंग, ठीक ना, महासागरीय में उठता है, और सुनामी लहर, देखो सुनामी लहर किस तरह उठता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है ज्वारीय भाटा, ठीक ना, ज्वार भाटा, आखिर ज्वार भाटा किसको कहते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक ना, ऊपर उठा फिर गिरा, ऊपर उठा गिरा, उसी को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहलाता है। जब सागरीय जल ऊपर उठता है, ठीक ना, समुद्र तट पर, जब ज्वारीय जल ऊपर उठकर तट की ओर आगे बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं, ठीक ना। कभी कभी देखे होंगे समुद्र किनारे, ठीक ना, ऐसे आगे जाता है लहर, फिर नीचे आ जाता है, ठीक ना, जल वाला। तो जो ऊपर जाता है उसी को बोलते हैं ज्वार, हाई टेड, ठीक है, उसे ज्वार कहते हैं। तथा सागरीय जल के नीचे गिरने और तट से दूर जाने को भाटा कहते हैं, ठीक ना, फिर पानी फिर अंदर चल जाता है, उसी को भाटा बोलते हैं, ठीक ना। ऐसा दिन में 2 बार निश्चित समय पर होता है, ठीक है। एक बार एक समय आगे बढ़ जाता है, ठीक ना, पूरा ऊपर उठ जाएगा जल और फिर नीचे आ जाएगा, ठीक ना। तो 2 बार होता है पूरा दिन भर में, तो दिन में 2 बार होता है ऐसा, और ऐसा किस कारण होता है यहाँ पे बताया गया है, चलिए जानते हैं उसको भी। तो क्या कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक ना, हम लोग जानते क्या है, या फिर नहीं जाने तो जान लो, हर पिंड का एक अपना फोर्स होता है जिसको ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक ना, जिसके कारण वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। इसी कारण हम लोग यहाँ से उड़ के दूसरे जगह नहीं चल जाते, नहीं तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम लोग पत्थर मारते तो अंतरिक्ष में पहुँच जाता, या फिर हम ही लोग कूद लगाते तो ऊपर एकदम उड़ जाते हैं, ठीक ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी कारण एक दूसरे को, चले जानते हैं, तो इसी कारण एक दूसरे को खींचे रखता है। और पृथ्वी के चारों ओर जो सूर्य के चारों जो पृथ्वी चक्कर लगाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर लगाता है, ठीक ना। तो देखो, सूर्य और चंद्रमा का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागर में ज्वार भाटे आते हैं। अब जानेंगे कि किस कारण अगर पूछते ज्वार भाटा आता है, तो सूर्य और चंद्रमा का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक ना। ज्वार की उत्पत्ति के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारकों में चंद्रमा का पृथ्वी के नजदीक होना है, ठीक ना। तो ज्वार की उत्पत्ति के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारकों में चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के नजदीक होना है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक पहुंच जाता है, जैसे ये देखो, चंद्रमा पृथ्वी के जब नजदीक पहुंच जाता है तो ज्वार आता है, मतलब समुद्र का जो लहर है वह जमीन के ऊपर थोड़ा ज्यादा उठने लगता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो, चंद्रमा यहाँ पे है तो जिसके गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण जो पानी है वह ऊपर उठने लगता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ज्वार। जबकि सूर्य पृथ्वी से काफी, ठीक ना, ज्वार उत्तरदायी कारणों में से चंद्रमा नजदीक होना है, जबकि सूर्य पृथ्वी से काफी दूर होने के कारण ज्वार की उत्पत्ति में बहुत छोटा योगदान दे पाता है, क्योंकि सूर्य बहुत दूर पे है पृथ्वी से, इसीलिए ज्वार थोड़ा कम, सूर्य के कारण कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन चंद्रमा के कारण ज्यादा प्रभाव पड़ता है और ज्वार आता है, ठीक है। वृहद ज्वार के बारे में जानते हैं, ठीक ना। ज्वार के बारे में समझ रहा है कि जब पानी ऊपर उठने लगता है जमीन के, ठीक ना, एक समय आता है कि पानी पूरा ऊपर उठ जाता है ज्वार के कारण, और फिर शाम होते होते फिर वह अंदर चल जाता है, ठीक ना, रात होते होते, उसी को बोलते हैं भाटा। तो ज्वार के बारे में जाने कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो वृहद ज्वार के बारे में जानते हैं। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, ठीक ना, जिस दिन चांद दिखता है और जिस दिन चांद नहीं दिखता है, ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधे में होता है, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं पूर्णिमा में चांद पूरा दिखता है, और कैसे होता है ये चीज बताएंगे, ठीक ना, आगे आगे दिया हुआ है, उसको चित्र के द्वारा समझा ही देता है। अच्छा, पहले समझ ही लो, नहीं पहले जान लो, इसमें जो लिखा है ऊपर लेते पहले। तो पूर्णिमा और अमावस्या जब होता है तो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीधा में होते हैं, तो दोनों के आकर्षण शक्ति एक साथ मिलकर काम करती है। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। कब कब उत्पन्न होता है? पूर्णिमा और अमावस्या के समय, ठीक ना, तीनों जब एक ही सीधा में होता है, इसे ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं, ठीक ना। तो जैसे देखो, ये है यहाँ पे दिया हुआ है वृहद ज्वार, जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आता है, ठीक ना,
तो पूर्णिमा कब होता है? जब चांद पूरा दिखता है। चांद का हम लोग को पता है कि चांद का अपना रोशनी नहीं होता है, वह सूरज की रोशनी से ही चमकता है। तो जब पृथ्वी के बीच में चंद्रमा नहीं थी, पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता तब पूर्णिमा होता है, ठीक ना। और अमावस्या कब होता है? जब चंद्रमा थी, सूरज और पृथ्वी के बाहर ये चंद्रमा इस जगह हो जाता है, ठीक ना। जब ये चंद्रमा इधर चल जाता है तब चांद छिप जाता है, जिसके कारण सूरज का रोशनी चांद पे नहीं पड़ता, जिसके कारण वह चमकता नहीं, वह अंधेरा हो जाता है, ठीक ना। तो इस कारण होता है अमावस्या। तो पूर्णिमा अमावस्या समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे जानते हैं लघु ज्वार। तो लघु ज्वार के बारे में बोल रहा है क्या कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर समकोण बनाते हैं, ठीक ना। एक समकोण बनाएगा। इस समय सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, इस कारण लघु ज्वार अनुभव होता है। तो देखो यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है, क्या होता है? समकोण बनाता है। समकोण मतलब 90 डिग्री। जब चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, 90 डिग्री पे रहता है तो एक दूसरे पर खिंचाव करता है, ठीक ना। ये दोनों एक दूसरे पर विपरीत बल करता है, ना कि पृथ्वी पर, जिसके कारण लघु ज्वार आता है, ठीक ना। तो चलिए अब आगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि समकोण पे बनता है, मतलब ये जो चंद्रमा है वह सूरज के सामने आ जाता है, तो जिसके कारण ये दोनों आपस में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है और यहाँ पे कम पड़ता है, इसी कारण यहाँ पे लघु ज्वार आता है, मतलब ज्वार कम आता है। प्रभाव तो पड़ता है, दोनों प्रभाव करता है, इधर भी और इधर भी, लेकिन दोनों विपरीत करता है। सूरज और चंद्रमा के विपरीत करता है, कि इधर करता है कि इधर करता है, ठीक ना। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक में इधर लग रहा है और चंद्रमा के कारण उधर लग रहा है, तो इसलिए कम यहाँ पे आता है। लेकिन इस जगह पे देखो, इस जगह तीनों एक ही सीधा में, जिसके कारण ज्वार थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तीनों का फोर्स के कारण ये ज्वार एक ही सीधा में आता है, ठीक ना। तो जिसके कारण पानी थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठ जाता है, इसलिए वृहद ज्वार उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अपोजिट, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, देखो उल्टा पुल्टा जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो जिसके कारण ज्वार कम आता है। मतलब इधर भी आया ज्वार, इधर भी आया, तो जिसके कारण कम आया ज्वार, उतना फोर्सली वो नहीं खींच पाता है, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं ज्वार भाटा का महत्व। तो चलो जानते हैं ज्वार भाटा का महत्व। तो समुद्र में होने वाले परिवहन को नौ संचालन कहते हैं, ठीक ना। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने को नौ संचालन कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। जब उच्च ज्वार होता है तो नौ संचालन में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार के समय नदियों के मुहाने पर पानी का गहराई बहुत बढ़ जाती है, ठीक ना। उच्च ज्वार जब आता है तो नदी का जो मुहाना होता है, मतलब जहाँ पे समुद्र और नदी मिलता है, मतलब नदी जाके समुद्र में जब मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है? गहराई बढ़ जाती है। यदि गहराई नहीं बढ़ेगी वहाँ पे तो नाव फंस सकता है उस जगह, क्योंकि उस जगह डेल्टा रहता है, बताए होंगे। तो चलो जानते हैं। उच्च ज्वार के समय नदियों के मुहाने पर पानी की गहराई बढ़ जाती है, इससे जहाजों को नदी बंदरगाह तक पहुँचने में सुविधा होती है, ठीक ना। कोलकाता का बंदरगाह हुगली नदी पर है, उच्च ज्वार पर आश्रित है, ठीक ना। यहाँ पे उच्च ज्वार होगा तो ही यहाँ पे काम चलेगा, ठीक है। चलिए आप आगे है उच्च ज्वार, मतलब ज्वार भाटा का महत्व के बारे में जा रहा है। उच्च ज्वार नदियों के मुहाने पर जमने वाले तलछट, मतलब जो वहाँ पे अवसाद जमता है, नदी द्वारा बहाया गया अवसाद मुहाने पर ही जमा कर देता है, तो जो तलछट होता है वो अपने साथ बहा कर ले जाता है, ठीक ना। उच्च ज्वार जब आएगा तो वो जो तलछट जमता है वहाँ पे उसको बहा के ले जाता है, जिसके कारण नाव नहीं फंसता है, ठीक ना। अब उच्च ज्वार के दौरान मछलियाँ तट के नज़दीक आ जाती है, जिससे मछुआरों को सुविधा होती है। तो यहाँ पे तीन चीज़ जान गए ज्वार भाटा का महत्व। चलिए अब आगे है महासागरों के कुछ स्थल पर ज्वार भाटे से जल में होने वाले उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। इस प्रकार की ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। क्लियर यहाँ पे? तो महासागर के कुछ स्थल पे ज्वार भाटों से ही विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। उतार चढ़ाव से विद्युत उत्पादन किया जाता है, इस ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। और पांचवा पॉइंट है जो हमारे लिए उपयोगी है ज्वार भाटा का महत्व, कि कई स्थानों पर उच्च ज्वार के समय सागर जल और समुद्र तट के किनारे निम्न भूमि
जमा कर लिया जाता है, जिसका उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक ना। तो अब आगे है महासागरीय धारा, ओशन करंट, जिसको हम अगले क्लास में कर देंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आर्मी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, मतलब जितना भी फौज वाला एग्जाम हो गया, रेलवे एग्जाम हो गया, ओशन करंट से पूछता है कि कौन सा गर्म जल धारा है, कौन सा ठंडी जल धारा है, या उसमें जल धारा, गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा, यही सब है, ये पूछा जाता है। ठीक ना। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम अच्छे से कर देंगे। अगर मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।